सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं 17वें दिन पर और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। और इनमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले कई वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यह सामग्री हमें डीओई द्वारा जारी प्रश्न बैंक के आधार पर प्राप्त हुई है। तो चलिए उन प्रश्नों को हम शुरू करें। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक व शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इन प्रश्नों को। अभिव्यक्ति और माध्यम में सबसे पहले पहली इकाई का पाठ 3 है, जो कि 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित है और वह है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं वो 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, तीनों तरह के आते हैं। तो हम इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को उसी दृष्टि से देखेंगे कि यह कितने अंक वाला आ सकता है और उसी के अनुसार उनके मूल्य बिंदु भी हम रखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, जनसंचार के माध्यम आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? सांकेतिक बिंदु ही है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता नहीं करते बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी रहने का काम करते हैं। और दूसरा बिंदु बनता है, सबका एक ही लक्ष्य है कि लोगों को नवीनतम, अद्यतन और सटीक जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। अगला प्रश्न, संचार का सबसे पुराना और लोकप्रिय माध्यम होने पर भी समाचार पत्रों की तुलना में टीवी की लोकप्रियता का कारण लिखिए। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? समाचार पत्र केवल साक्षर लोगों तक सीमित, जबकि टीवी साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए उपयोगी। अगला, समाचार पत्र मुद्रित माध्यम, जबकि टीवी में दृश्य श्रव्य और मुद्रित माध्यम दोनों की खूबियां एक साथ। और समाचार पत्र की अपेक्षा टीवी में खबरों का तत्काल जीवंत प्रसारण भी संभव होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो और टेलीविज़न दोनों के एक रेखीय माध्यम होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? तो दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि रेडियो श्रव्य माध्यम है जबकि टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम। रेडियो में ध्वनि, शब्दों और स्वरों का महत्व होता है, जबकि टेलीविज़न में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व होता है। अगला प्रश्न, रेडियो के लिए समाचार लेखन की अच्छी कॉपी में कौन कौन से गुण अनिवार्य हैं? तो उसमें ये गुण हो सकते हैं, एक तो साफ सुथरी टंकित कॉपी, टंकित मतलब टाइप की हुई, और कोई अधूरी पंक्ति नहीं, आम बोलचाल की भाषा हो, कठिन शब्दों से परहेज किया जाए, अंकों को लिखने में विशेष सतर्कता बरती जाए। सतर्कता मतलब सावधानी। डेडलाइन को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के बाद रेडियो में समाचार नहीं लिए जाते या टेलीविज़न में समाचारों को स्थान नहीं मिलता। और समय जैसे कल शाम, आज सुबह, दोपहर आदि शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और संक्षिप्ताक्षरों से भी बचाव करना चाहिए। अगला प्रश्न, टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुति के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो पर्दे पर लिखने वाले जो पर्दे पर दिखाई देते हैं उन दृश्यों के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग हो। घटनास्थल पर दिखाए जाने वाले दृश्य की भाषा और सिर्फ पढ़े जाने वाले दृश्य की भाषा में अंतर होता है। खबर पेश करने के तरीकों के आधार पर स्क्रिप्ट में बदलाव किया जाए और संक्षिप्त और सूत्रात्मक समाचार दिए जाएं। सरल, सहज, संप्रेषणीय और प्रवाहमय भाषा का प्रयोग किया जाए। संप्रेषणीय मतलब जिससे कि दूसरे आसानी से समझ सके, और प्रवाहमय अटक अटक कर नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार क्या है? किसी अखबार के लिए इसका महत्व स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू
किसी क्षेत्र विशेष में पहचाने जाने वाले व्यक्ति आम व्यक्ति से विषय केंद्रित तथ्य और उसके विचार भावनाएं जानने के लिए प्रश्न किए जाते हैं या फिर विशेष बातचीत की जाती है। और इसका महत्व क्या होता है? पाठकों की जिज्ञासा को शांत करना, पत्रकार को विविध विषयों पर लेखन के लिए सामग्री की प्राप्ति कराना। और इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं? संबंधित व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं निकलवा लेना। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास और वर्तमान पर एक टिप्पणी कीजिए। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से हुआ। इसी वर्ष हमारे देश में इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसका दूसरा चरण 2003 से शुरू हुआ। इसके साथ ही ऑनलाइन, साइबर, वेब पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई और वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है? तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और हिंदी के सभी समाचार पत्र और पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न, भारत में वेब पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर एक टिप्पणी कीजिए। वेब पत्रकारिता मतलब इंटरनेट से जो पत्रकारिता की जाती है। तो इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ने से वेब पत्रकारिता की धूम बढ़ चुकी है। सभी अखबार और टेलीविज़न चैनलों की अपनी वेबसाइट होती है। लिखित खबरों के पोर्टल्स, चैनल्स, वीडियोस की अब भरमार हो चुकी है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न में खबरों के कौन कौन से चरण होते हैं? किन्हीं 3 चरणों का वर्णन कीजिए। कुल 7 चरण होते हैं, उनमें से किन्हीं भी 3 का वर्णन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, तत्काल घटित महत्वपूर्ण घटना की सूचना कम से कम शब्दों में पहुंचाना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। दूसरा, ड्राई एंकर, दृश्य न मिलने तक रिपोर्टर से प्राप्त जानकारी एंकर द्वारा दर्शकों तक पहुंचाना। तीसरा है फोन इन, खबर का विस्तार और रिपोर्टर से फोन या वीडियो पर खबर ले लेना। अगला एंकर विजुअल, जो कि घटना के दृश्यों के आधार पर एंकर द्वारा घटना की प्रस्तुति की जाती है। उससे अगला एंकर बाइट, प्रत्यक्षदर्शी संबंधित व्यक्तियों के कथन दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। और उससे अगला है लाइव, घटना स्थल से जो घटना का सीधा प्रसारण किया जाता है। और एक लास्ट रह गया एंकर पैकेज, जिसमें दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स के जरिए घटना की पूरी जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है, आज के समय में भी प्रिंट माध्यमों का महत्व बचा हुआ है, इसे सही ठहराने के लिए उपयुक्त तर्क दीजिए। तो प्रिंट माध्यमों की जो विशेषताएं हैं उन्हीं की वजह से ही इनका महत्व बचा हुआ है। उनमें से जैसे पहली विशेषता तो है स्थायित्व, दूसरी समय और सुविधा अनुसार पढ़ने की सुविधा, और तीसरा है चिंतन और विश्लेषण का माध्यम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली में किस प्रकार की समानताएं और भिन्नताएं हैं? 2 समानताओं और 1 भिन्नता का उल्लेख कीजिए। क्योंकि अक्सर 3 अंक का ये प्रश्न आता है, तो इसलिए 2 समानताएं पूछी और 1 भिन्नता, कुल 3 बिंदु पूछ लिए गए। तो समानताओं में आम बोलचाल की भाषा रेडियो और टेलीविज़न दोनों में रहती है। सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा ये भी दोनों में रहती है। तो इसलिए ये हो गई समानताएं। और भिन्नताओं में रेडियो की भाषा शैली का आधार ध्वनि है और शब्द, जबकि टेलीविज़न में ध्वनि और शब्दों के साथ दृश्यों का समायोजन होता है। यानी रेडियो में मुख्य रूप से ध्वनि के आधार पर और टेलीविज़न में ध्वनि और शब्दों के साथ साथ दृश्यों के आधार पर प्रेषण किया जाता है। आगे अगला प्रश्न है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उल्लेख करते हुए उनकी एक एक खूबी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी 3 का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सारे जनसंचार के माध्यम हैं। और इनमें से हर एक की खूबी की जहाँ तक बात है, तो प्रिंट माध्यम में स्थायित्व, समय और सुविधा अनुसार पढ़ने की सुविधा होती है। और रेडियो में यह श्रव्य माध्यम है, साक्षर निरक्षर
दोनों के लिए यह लाभकारी है। टेलीविज़न में यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। देखकर घटनाक्रम और स्थितियों का बेहतर आकलन किया जा सकता है। और इंटरनेट में खबरों को पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की सुविधा होती है और खबरों का सत्यापन तथा पुष्टिकरण संभव है। अगला प्रश्न है, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों के लेखकों से समाचार लेखन में कौन कौन सी विशेषताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो इसमें मुद्रित माध्यमों के लेखकों से ये अपेक्षा रहती है कि वे जब लेखन करें तो समाचार लिखते समय वे भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का विशेष ध्यान रखें, प्रचलित भाषा का प्रयोग करें, समय सीमा और आवंटित जगह का पालन करें, गलतियों, अशुद्धियों को प्रकाशन से पूर्व ही ठीक कर लें और प्रस्तुति में तारतम्यता बनाए रखें। यहाँ पर आवंटित का मतलब क्या है कि जितनी जगह निर्धारित है उतनी जगह में ही वह समाचार आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संचार के मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आपको कौन सा माध्यम अधिक पसंद है और क्यों? तो इसका उत्तर आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी खुद की पसंद पूछी गई है। इतने सारे माध्यम आपने ऊपर पढ़े, उनमें से कोई भी एक माध्यम का नाम लीजिए और फिर उसी की ही खूबियाँ बता दीजिए कि इसी की वजह से हमें यह पसंद है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की क्या स्थिति है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आया था प्रश्न, इंटरनेट की वर्तमान स्थिति, उसी पर ही बात करनी है। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से शुरू हुआ था और दूसरा 2003 से। आज हिंदी और अंग्रेजी के अनेक अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। समाचार प्रसारित करने वाले अनेक चैनल भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर स्वतंत्र चैनलों, वीडियो और पॉडकास्ट की धूम मची है। अगला है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और किस उद्देश्य से खोला गया? तो पहला छापाखाना गोवा में खोला गया, ईसाई मिशनरियों के द्वारा खोला गया और धर्म प्रचार की पुस्तकों को छापने के लिए खोला गया। अगला प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के दो कारण लिखिए। एक तो यह दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ देता है, इसलिए लोकप्रिय है। दूसरा, इसमें खबरें तीव्र गति से पहुंचती हैं और खबरों की तत्काल पुष्टि भी हो जाती है और बैकग्राउंड तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। बैकग्राउंड तैयार करने का मतलब क्या? कोई भी खबर है, उसके पीछे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आपको नहीं पता, तो भी आप इंटरनेट पर खोज करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, मुद्रित माध्यम क्या है? दो के नाम लिखिए। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना छपा हुआ या प्रिंट माध्यम जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि, इन्हीं को हम कहते हैं मुद्रित माध्यम। अगला है, प्रमुख संचार माध्यम कौन कौन से हैं? प्रमुख संचार माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट आदि। अगला, आजकल इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने का क्या कारण है? 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बताएंगे, दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है, खबरें तीव्र गति से पहुंचती हैं, खबरों की पुष्टि तत्काल हो सकती है, बैकग्राउंड तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। तो ये तो हुआ हमारा तीसरा पाठ। अब हम पहुंचते हैं चौथे पाठ की ओर, जो कि है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसमें पहला प्रश्न, पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तो समाचार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे इंट्रो भी कहा जाता है, वही मुखड़ा है। कम शब्दों में घटना की आकर्षक जानकारी इसी मुखड़े में ही रहती है। अगला है, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में मुद्रित माध्यम के पाठकों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? मतलब यहाँ पर मुद्रित माध्यम की सुविधाएं ही बतानी है, विशेषताएं ही बतानी है। एक तो इनमें स्थायित्व होता है, समय और रुचि के अनुसार पढ़ने की सुविधा होती है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने और संदर्भ की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा होती है, चिंतन, मनन और विश्लेषण करने की भी
सुविधा रहती है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता की भाषा में डेडलाइन से आप क्या समझते हैं? डेडलाइन का मतलब है समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशन की सामग्री स्वीकार करने की समय सीमा। अगला प्रश्न, फीचर लेखन का निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, फिर भी एक सजीव रोचक फीचर कैसे लिखा जा सकता है? तो इसके लिए प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकतापूर्ण होना चाहिए, विषयानुकूल चित्र, ग्राफिक्स, रेखांकन का प्रयोग होना चाहिए, प्रारंभ, मध्य और अंत का पारस्परिक अंतर संबंध रहे, ज्ञान और सूचना के साथ मनोरंजन हो। अगला प्रश्न, क्या पत्रकारीय लेखन को जल्दी में लिखा गया साहित्य माना जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है, और पत्रकारीय लेखन पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला तत्कालिक लेखन है। तात्कालिक लेखन मतलब उसी समय लिखा जाने वाला लेखन, इसमें इतिहास वाली बातें नहीं होती। अगला है, स्तंभ लेखन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। स्तंभ लेखन निश्चित शीर्षक में विशिष्ट लेखक द्वारा नियमित वैचारिक लेखन होता है, क्योंकि बहुत से समाचार लेखकों को इस तरह से कुछ विशिष्ट कॉलम लिखने के लिए समाचार पत्र निर्धारित कर देते हैं, तो वे स्तंभ लिखते हैं। और इसका स्वरूप कैसा है? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लेखन इसके द्वारा किया जा सकता है। लेखक को विषय चुनने एवं अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण छूट होती है। लेखक और उनके स्तंभों के नाम से प्रकाशित, जैसे जनसत्ता में अशोक वाजपेयी का स्तंभ कभी कभार, ये एक उदाहरण है। तो ऐसे ही अन्य कोई भी उदाहरण आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है, पुष्टि कीजिए। तो फीचर लेखन में आत्मनिष्ठता, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। मतलब फीचर लेखन में वह अपने अनुभव दर्शा सकता है लेखक, लेकिन समाचार लेखन में उसे निजी अनुभव नहीं बताने होते, अपितु जैसे तथ्य हैं उसी के आधार पर सटीक बात कहनी पड़ती है। फीचर लेखन अधिकांशतः कथात्मक शैली में होता है, जबकि समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मनग्राही होती है, जबकि समाचार लेखन की भाषा में सपाट बयानी रहती है। फीचर 200 से 2000 शब्दों में भी हो सकता है, जबकि समाचारों की शब्द सीमा तय होती है। अगला प्रश्न, किसी अखबार में पाठकों का अपना स्तंभ कौन सा होता है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो संपादक के नाम पत्र, संपादकीय पृष्ठ पर प्रत्येक अखबार में विभिन्न शीर्षकों से प्रकाशित पाठकों का अपना कोना होता है, और यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ है। पाठकों द्वारा अपने मुद्दे उठाने के लिए यह स्तंभ रखा जाता है, जन समस्याओं पर ध्यान खींचने के लिए भी रखा जाता है, जनमत का यह प्रतिबिंब होता है, इससे लोगों की अपनी राय पता चलती है। संपादक के नाम पत्र जैसे कॉलम किसी अखबार के लिए जरूरी स्तंभ क्यों होते हैं? ये जो अगला प्रश्न है इसका उत्तर देखते हैं कि संपादक के नाम पत्र जैसे कॉलम जरूरी स्तंभ होते हैं क्योंकि इनसे जनमत की अभिव्यक्ति होती है। ये पाठकों का अपना कोना है। अखबार के आलेखों पर वे राय दे सकते हैं, अपने मुद्दों की ओर ध्यान खींच सकते हैं। अखबार से जुड़ाव और अपनी जगह से जुड़ाव होता है, और नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का यह अवसर होता है। अगला प्रश्न, समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है? समाचार के मुखड़े और बॉडी का ब्यौरा देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो 6 ककारों को ध्यान में रखकर ही किसी घटना या समस्या से संबंधित खबर लिखी जाती है। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, ये जो 6 ककार हैं, इन्हीं के आधार पर ही समाचार लिखे जाते हैं। और इसमें
मुखड़ा जो है, जो शुरुआत का होता है, जिसे हम इंट्रो भी कहते हैं, उसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 ककार रहते हैं। इनके आधार पर मुख्य सूचनाएं दी जाती हैं। और बॉडी में 2 विस्तार वाले ककार, जैसे कैसे और क्यों, यही दोनों ही रहते हैं और इन्हीं के आधार पर ही समाचार को विस्तार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली को विस्तार से समझाइए। समाचार लेखन की यह लोकप्रिय, बुनियादी और उपयोगी शैली है। इस उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्से होते हैं। पहला इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। इंट्रो या मुखड़ा में महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं, घटनाओं को सबसे पहले लिखा जाता है और क्यों और कैसे का विश्लेषण बॉडी में होता है और सबसे कम महत्व की बात सबसे आखिर में समापन के माध्यम से आती है। अगला प्रश्न, एक अच्छे और रोचक फीचर लेख में क्या क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे और रोचक फीचर लेख में प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकतापूर्ण हो, प्रारंभ, मध्य और अंत में पारस्परिक संबंध हो, विषय और विचारों में तारतम्यता हो, फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का भी प्रयोग किया गया हो। अगला प्रश्न, समाचार लेखन में किन 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? उनका समाचार लेखन में क्या महत्व है? तो क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इन सबके जवाब देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि 6 के 6 ही आ जाएं। कई बार कुछ छूट भी सकते हैं। सूचनात्मक और तथ्यात्मक, क्या, कौन, कहाँ, कब, ये चारों होते हैं जो कि इंट्रो में ही आ जाते हैं। विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, क्यों और कैसे, ये बॉडी में आते हैं और इन्हीं सबसे मिलकर के ही समाचार बनता है। समापन में कोई भी ककार नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक अच्छे फीचर लेखन के लिए आवश्यक बिंदुओं की चर्चा कीजिए। तो एक अच्छा फीचर लेखन जो होगा वह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होगा। इन तीनों बिंदुओं का होना इसमें अनिवार्य है। तथ्यों, सूचना और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण किया जाता है। भाषा सरल, रूपात्मक और आकर्षक होती है और भावनाओं और विचारों का सम्यक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एंकर बाइट किसे कहते हैं? टेलीविज़न पत्रकारिता में इसका क्या महत्व है? एंकर बाइट यानी घटना की सूचना और दृश्य दिखाने के साथ जब कोई भी समाचार पहुंचाया जाता है तो वह एंकर बाइट होता है, जिसमें सूचना दी भी गई और दृश्य दिखाया भी गया। अगला है, घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित व्यक्तियों के कथन, ये भी एंकर बाइट का हिस्सा है और इसका महत्व क्या है? खबर को प्रामाणिकता प्रदान करना। अगला प्रश्न, पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में क्या अंतर है? तो सामान्य बातचीत भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है, जबकि पत्रकारीय साक्षात्कार में संबंधित व्यक्ति से जुड़े तथ्यों, राय और विचारों को सामने लाया जाता है। पत्रकारीय साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है, जबकि सामान्य बातचीत के लिए किसी मकसद या ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। अगला, सामान्य बातचीत अनौपचारिक होती है, जबकि पत्रकारीय साक्षात्कार औपचारिक होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में की जाती है? इस शैली में सूचनाओं को प्रस्तुत करने का क्या क्रम होता है? तो रेडियो समाचार की संरचना सदैव उल्टा पिरामिड शैली में होगी। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले लिखे जाएंगे और घटते हुए क्रम में सूचनाओं को लिखा जाएगा और क्लाइमैक्स शुरू में ही होगा। अगला प्रश्न, अखबारों और पत्रिकाओं के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो अखबारों और पत्रिकाओं के लेखन के लिए सबसे पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए कि भाषा सरल और बोधगम्य हो। फिर बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी हो सकता है और संप्रेषणीय तथा प्रभावी भाषा होनी चाहिए। वाक्य छोटे, स्पष्ट और सरल हों। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए?
किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो सरल और बोधगम्य हो, बोलचाल की भाषा हो, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा हो, वाक्य छोटे सरल व स्पष्ट हों। अगला प्रश्न, दूरदर्शन समाचार वाचक के दो गुण बताइए। यानी जो समाचार पढ़ते हैं दूरदर्शन के अंदर उनके गुण। एक तो भावानुकूल अभिव्यक्ति हो, उच्चारण शुद्ध, मधुर, सहज और स्पष्ट हो, दृश्यों और शब्दों में तारतम्यता हो। तारतम्यता का अर्थ बहुत बार आ चुका है, ये शब्द आप समझ गए होंगे। तारतम्यता यानी मेल। अगला, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, जो कि किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। अंशकालिक पत्रकार, जो कि किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। और स्वतंत्र या फिर फ्रीलांसर पत्रकार, किसी खास अखबार से संबंध न रखने वाला, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार स्वतंत्र या फिर फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं? इसके लिखने में शब्दों की कितनी सीमा होती है, इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना है। इसकी शब्द सीमा 250 शब्दों से 2000 शब्दों तक हो सकती है। और इसमें विषय वस्तु हल्के फुल्के विषय से लेकर गंभीर मुद्दों पर, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, घटनाप्रक, यांत्रिक, प्राकृतिक, यात्राप्रक आदि कुछ भी हो सकता है। विषय गंभीर भी हो सकता है, हल्का फुल्का भी, कैसा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में क्या अंतर है? तो पत्रकारीय लेखन वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों पर आधारित होता है, जबकि साहित्यिक लेखन यथार्थ और कल्पना पर आधारित। अगला, पत्रकारीय लेखन में तात्कालिकता और पाठकों की रुचियों व जरूरतों का महत्व होता है। साहित्यिक लेखन के लिए यह जरूरी नहीं होता। और पत्रकारीय लेखन में शब्द सीमा, साहित्यिक लेखन में इसकी कोई भी अनिवार्यता नहीं। मतलब पत्रकारीय लेखन जब आप करेंगे तो एक निश्चित शब्द सीमा रहेगी, क्योंकि एक निश्चित स्थान के अंदर अंदर वह समाचार आ जाना चाहिए, जबकि साहित्यिक लेखन में ऐसी कोई भी अनिवार्यता नहीं होती। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ का लाभ जनसंचार के किस माध्यम में प्राप्त होता है? तो निर्धारित कार्यक्रम को रोककर तुरंत घटित घटना को विशेष खबर के रूप में कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना, यह ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। और इसका माध्यम क्या है? दूरदर्शन। ब्रेकिंग न्यूज़ दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचती है। अगला, पत्रकारिता में साक्षात्कार का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का विशेष महत्व है। साक्षात्कार के माध्यम से समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट आदि पत्रकारीय लेखन के लिए विषय वस्तु का उपलब्ध होना और साक्षात्कारकर्ता द्वारा व्यक्ति विशेष से संबंधित तथ्य, राय, भावनाएं, अनुभव आदि जानने के लिए प्रश्न पूछना साक्षात्कार का एक स्पष्ट उद्देश्य और ढांचा होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, जो कि है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। पहला प्रश्न, बीट किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संवाददाताओं के बीच में उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया काम का बंटवारा बीट कहलाता है। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, खेल क्षेत्र में रुचि व जानकारी रखने वाले संवाददाता अपने शहर या क्षेत्र में होने वाली खेल गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार व जवाबदेह होते हैं। तो इसी तरह से कोई और उदाहरण भी आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न, समाचार पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से
संबंधित जानकारी को क्यों शामिल किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में संपूर्णता लाने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। और विविधता और व्यापक कलेवर हेतु, क्योंकि जितने विभिन्न विषय और क्षेत्र शामिल किए जाएंगे उतनी ही समाचार पत्र में भी विविधता आएगी। व्यापक कलेवर माने अलग अलग तरह की सामग्री प्राप्त होगी और पाठकों की अलग अलग रुचियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों की निरंतर और पर्याप्त जानकारी देने हेतु भी इन्हें रखा जाता है। अगला प्रश्न है, खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? खोजी रिपोर्ट यानी मौलिक शोध और छानबीन के द्वारा सार्वजनिक तौर पर अनुपलब्ध, याद रखिएगा, अनुपलब्ध, जो पहले से उपलब्ध ही नहीं है, पहले से मौजूद ही नहीं है, सूचनाओं और तथ्यों को प्रकाश में लाने वाली रिपोर्ट खोजी रिपोर्ट कहलाती है। जैसे किसी भी क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को प्रकाश में लाने वाली खबर। और इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचनाओं और तथ्यों की गहरी छानबीन कर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकाश में लाने वाली रिपोर्ट। तो फर्क क्या हुआ? खोजी रिपोर्ट में उन्हीं सूचनाओं को लाया जाता है जो पहले से उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट में जो पहले से ही उपलब्ध थे उनके ऊपर गहरी छानबीन की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसे माना जाता है? तो आर्थिक मामले के जो पत्रकार हैं वे आर्थिक जगत से जुड़ी तकनीकी शब्दावली को आम जनता की समझ में आने लायक बनाते हैं। और अगला, आर्थिक जगत की गहन जानकारी रखने वाले पाठक वर्ग को भी उन्हें संतुष्ट रखना होता है। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग कैसे है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य लेखन की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, जबकि विशेष लेखन सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया विशेष लेख होता है जिसकी अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। तो अब हमें उदाहरण भी देने हैं। जैसे कारोबार और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों में ब्याज दर, मुद्रास्फीति, आयात निर्यात आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और पर्यावरण से जुड़ी खबरों में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों को समाचारों से हटकर विविध क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी जानकारी क्यों देनी पड़ती है? तो पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की रुचि की विविधता के कारण उन्हें ऐसा करना होता है। विषयगत अनेक रूपता लाने के लिए भी और संपूर्णता लाने के लिए भी और कलेवर के विस्तार हेतु भी उन्हें जनसंचार माध्यमों में सिवाय समाचारों के अन्य चीज़ों को भी शामिल करना होता है। अगला प्रश्न है, अगर आप किसी बीट के पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रकार की विशेषज्ञता चाहिए? क्षेत्र विशेष का ज्ञान व रुचि होनी चाहिए, उस क्षेत्र की जानकारियों से स्वयं को अपडेट रखना होता है, नई सूचनाओं के साथ ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं को भी याद रखना पड़ता है और क्षेत्र विशेष की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में विशेषज्ञता से आप क्या समझते हैं? वह कैसे प्राप्त की जाती है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बाद भी उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस सीमा तक विकसित करना कि उस विषय अथवा क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं तथा मुद्दों की सहजता से व्याख्या की जा सके तथा पाठकों के लिए उसके मायने स्पष्ट किए जा सके। और ये किया कैसे जाता है, यानी पत्रकारिता में विशेषज्ञता को प्राप्त कैसे करते हैं? एक तो विषय विशेष में रुचि और योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर के ये विकसित हो सकेगी। विषय विशेष से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए,
विषय विशेषज्ञों के लेखों को संग्रहित करना होता है और विषय विशेष से जुड़े लोगों के संपर्क में रहना होता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीक विश्लेषण करने के लिए इसकी आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन के कुछ प्रचलित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए बताइए कि अगर आप उसमें से किसी एक क्षेत्र को चुनते हैं तो आपको कौन सी तैयारियां करनी होंगी। तो विशेष लेखन के प्रचलित क्षेत्र हैं अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। इनमें से कम किन्हीं 4 का वर्णन तो करना जरूरी होगा और विद्यार्थी स्वतंत्र मत से एक क्षेत्र चुनकर उससे संबंधित तैयारियों के विषय में लिखेंगे। अतः संदर्भगत स्वतंत्र उत्तर स्वीकार्य है। मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी एक क्षेत्र चुन लो और फिर उससे जुड़ी हुई तैयारियों के बारे में बताओ। जैसे मान लीजिए आपने मेडिकल की लाइन में जाना है तो आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस के विषयों में विशेष रुचि रखेंगे। यदि आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो साइंस के साथ आपको गणित का भी अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से तैयारियां तो पहले से ही शुरू करनी पड़ती हैं। जैसे पर्यावरण के विशेष क्षेत्र को चुना जा सकता है तो उसके लिए तैयारी क्या होगी? पर्यावरण को केंद्र मानकर उच्च अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान यानी ईवीएस में अध्ययन, इससे संबंधित कानूनों की जानकारी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानकारी और समसामयिक पर्यावरण संबंधी समस्याओं और राजनयिक संबंधों पर भी नजर रखना। अगला है, सोने की कीमतों में आया भारी उछाल जैसी खबर किस विशेष क्षेत्र की है और क्यों? यह खबर है आर्थिक कारोबारी क्षेत्र की, क्योंकि व्यापार या कारोबार में ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कीमतों में उछाल जैसी शब्दावली का प्रयोग व्यापार जगत क्षेत्र विशेष की यह तकनीकी शब्दावली कही जाती है। अगला है, वर्तमान समय में समाचार पत्रों में खेलों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इनके बिना उसे पूर्ण नहीं माना जाता। क्यों? तो खेलों में बढ़ती रुचि और दिलचस्पी के कारण, खेलों से जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होने के कारण, खेल देश की संस्कृति का अंग होने के कारण, खेलों का उत्सव स्वरूप होने के कारण और खेलों में उज्जवल भविष्य होने के कारण। अगला प्रश्न, विशेष लेखन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए बताइए कि उनमें विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है। तो इसके अनेक क्षेत्र हैं। जैसे कोई 2 क्षेत्र बताने हो तो आप इनमें से बता सकते हैं। जैसे आर्थिक, खेल, मनोरंजन, राजनीति, अपराध, पर्यावरण आदि। और इसमें विशेषज्ञता हासिल करने का तरीका क्या है? विषय विशेष में रुचि और ज्ञान, विषय विशेष से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन और क्षेत्र विशेष से स्वयं को अपडेट रखना। अपनी मर्जी के कोई भी 2 क्षेत्र बता दीजिए। अगला है, स्वयं को एक उत्तम श्रेणी का खेल पत्रकार कैसे बनाया जा सकता है? तो इसके लिए खेलों के विषय में विधिवत अध्ययन कर विशेष ज्ञान से संपन्न होकर के खेलों के क्षेत्र में नित्य नए अध्ययन, शोध और नियमों से जुड़ करके और खेल की तकनीक, उसके नियमों, उसकी बारीकियों से भली भांति परिचित होकर के। अगला प्रश्न, विशेष संवाददाता कौन होता है? उसके कार्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो विशेष संवाददाता वह है जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करे। ऐसे रिपोर्टर को ही विशेष संवाददाता कहते हैं। और कार्य अपने क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के सामने प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, बीट को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेष तैयारियों के महत्व को समझाइए। तो रुचि और योग्यता के आधार पर संवाददाताओं के बीच कार्य क्षेत्र का जो बंटवारा होता है उसी को बीट कहते हैं। और इसके लिए विशेष तैयारियों का महत्व क्या है?
कि समाचार की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाए रखना, विशेष क्षेत्र में रुचि का परिष्कार और विशेषज्ञता का लाभ लेना, और बीट मिलने के पश्चात की गई तैयारियों से विशेषज्ञ बनने की राह में सफलता की संभावना होना। अगला, लेख अथवा आलेख विशेष रिपोर्ट से भिन्न कैसे हैं? तो लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि विशेष रिपोर्ट में तथ्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। और लेख में लेखक को तथ्यों के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने की छूट होती है, जबकि विशेष रिपोर्ट पूर्णतः तथ्यों पर ही आधारित होती है। और साथ में लेख में लेखक द्वारा विश्लेषण और तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करी जाती है, जबकि विशेष रिपोर्ट में तथ्यों की गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। अगला, समाचार पत्र पत्रिकाओं को कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के बिना संपूर्ण क्यों नहीं माना जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण है, वर्तमान अर्थ प्रधान युग में अर्थ हर आदमी के जीवन का मूल आधार बन चुका है। जीवन की प्रत्येक गतिविधि आर्थिक फायदे, नफा नुकसान पर ही आधारित है, और इसका संबंध कारोबार और अर्थ जगत से है। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत के क्षेत्र से संबंधित खबरों में पाठकों की रुचि है। राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच में भी गहरा संबंध है। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन क्या है? उसे तैयार करने के लिए आधार तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन है। और विशेष लेखन के लिए आधार तत्व कौन से होंगे? जैसे अलग डेस्क और उस पर काम करने के लिए विशिष्ट पत्रकारों का समूह, विषय विशेष में रुचि और विषय का सम्यक व सतत ज्ञान, संबंधित विषय की संदर्भ सामग्री का संकलन, संस्थानों की सूची, विशेषज्ञों के नाम की जानकारी आदि। अगला प्रश्न है, संपादकीय पृष्ठ पर कैसे लेख प्रकाशित होते हैं? किसी एक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संपादकीय पृष्ठ पर विचारपरक लेख और आलेख प्रकाशित होते हैं। संपादक का अग्रलेख यानी संपादकीय, यह भी वहीं पर होता है। वहाँ पर स्तंभ लेखन भी होता है। फीचर संपादक के नाम पत्र भी होते हैं। अगला प्रश्न, विशेष लेखन किस शैली में लिखा जाता है? उस शैली का परिचय दीजिए। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली होती ही नहीं। विषय की प्रकृति के अनुरूप ही शैली का निर्धारण किया जाता है। बीट से जुड़े समाचार उल्टा पिरामिड शैली में, फीचर या फिर लेख कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। अगला, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता के महत्व के बढ़ने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ जनमानस के जीवन का मूल आधार है। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण इसको अधिक महत्व दिया जाता है, और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव भी आया है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और वो कर लिया है तो साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।